ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस मूर्ति को हमारे कुमार समाज के लोगों ने तैयार करा बना, उसी मूर्ति को छूने से आज डर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हमारी दलित राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो बहुजन समाज में एक तबका बड़ा है जो ओबीसी समाज का है, वो लगातार धर्म की ओर जा रहा है। हमने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया भी है कि वो धर्म की ओर जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि आरक्षण की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण नौकरियों के लिए तो बिल्कुल कतई नहीं ज़रूरत है। तो उस पर थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे क्या? देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संविधान के जो है ना पैरेलल चल रहा है, और हम लोग संविधान को अपनी आस्था मानते हैं, संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। जो लोग धर्म पर विश्वास करते हैं, तो हम धर्म पर विश्वास नहीं करते, फर्स्ट बात। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं प्रथम में और अंतिम में भारतीय हूँ। तो आज भीम आर्मी जय भीम संगठन भी लखनऊ में ये संकल्प ले रहा है कि हम प्रथम में और अंतिम में भारतीय हैं। हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं। लेकिन सभी धर्मों को, सभी जातियों को संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार अपनी अपनी आज़ादी है। उनकी जो धर्म की जो आस्थाएं हैं, जो परंपराएं, उनको आगे बढ़ाने की जो उनको समझने की एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। परंतु जिस प्रकार से देश के अंदर धर्म की आड़ में लोग, ओबीसी लोग, SC ST के लोगों को जिस प्रकार से भागा जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने ओबीसी भाइयों से भी, SC ST के लोगों से भी, आदिवासी भाइयों से भी, कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में हमें अधिकार नहीं देते, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वर्षों से मंदिरों में घुसने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस मूर्ति को हमारे कुमार समाज के लोगों ने तैयार करा बना, उसी मूर्ति को छूने से आज डर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हमारी दलित राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो इसको हम क्या माने कि आज भी दलित समाज, आदिवासी पिछड़े समाज आज भी अछूत है। तो इसकी सरकार जो है, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हमारे साथ में भेदभाव हमें अछूत समझकर आज भी जो है ना गणना की जा रही है, तो देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो युवा है, जो शिक्षित है, वो समझ चुका है। आने वाले समय में आप बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और हम किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रखते हैं। संविधान में आस्था है हमारी, और संविधान को ही हाथ में लेकर हम एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी सर, एक सवाल और रह गया है। सर, सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की आलोचना की जा सकती है? नहीं, क्यों? किसको अधिकार? सर, जैसे कि ये भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, और संविधान के जो आरक्षण का प्रावधान है जो उसमें, और एक देश के बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कतई ज़रूरत नहीं है। और उसको सुप्रीम कोर्ट के भी जजों ने भी कहा है कि आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसमें बदलाव करके जो अति पिछड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो ऐसे तोड़ने की जो साजिश है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं देशवासियों आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को आपके ऊपर ही हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी पिछड़े समाज के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनको छोटे मोटे लालच देकर आज सरकार में उनको मंत्री बनाकर बाबा साहब और संविधान के खिलाफ बयानबाजी सरकार करवा रही है, संविधान पर हमला करवा रही है और आरक्षण पर हमला करवा रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो संविधान की देन है। लेकिन आज संविधान का अपमान करके वो आज आरक्षण पर जो है ना, आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, आज संविधान के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बनाया देश ने, इस देश की जनता ने, पिछड़े ने, दलितों ने, तो आज वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये वही है कि आज छोटे मोटे लालच में आकर संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं। परंतु हम देश की जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को ये समझा रहे हैं कि भाई आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को दुश्मन में और अपनों में परख करनी होगी, आप लोगों को मूवमेंट को समझना होगा कि किस प्रकार का मूवमेंट आगे बढ़ा। सर, दो बात से आपसे और करेंगे, 2 पॉइंट की। सर, भारत रत्न को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि साल में हमने गूगल भी किया तो 3 बार समथिंग भारत रत्न दिया जा सकता है। इसके उपरांत इस बार लगभग 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो क्या ये राजनीतिक चाल है या फिर कुछ और? देखिए, जिन्होंने देश के लिए काम किया उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन हम उसके एवज में एक बात कहना चाहते हैं, क्या अब लोकसभा चुनाव आने वाला है कि अभी याद आए उनको चौधरी चरण सिंह जी? क्या उनको नरसिम्हा राव जी अभी याद आए? क्या उनको जितने भी लोगों को अभी भारत रत्न दिया गया है, क्या कर्पूरी ठाकुर जी उनको अभी याद आए? ये वो महापुरुष हैं
अब ये बहुजन युवा उन महापुरुषों कर्पूरी ठाकुर जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और नरसिम्हा राव जी को पढ़कर ये समझ चुका है कि जब हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर राज किया है बड़े पैमाने पर, जब पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके सत्ता शासन तक पहुंचे हैं, तो ये सत्ताधारी लोग, ये मुट्ठी भर लोग समझ चुके हैं कि फिर से दलित पिछड़ों का राज आने वाला है। इसलिए ये उनको हमें हमारा गुस्सा ठंडा करने के लिए, हमें लुभाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए हमारे महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं। वो इनके सम्मान देने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न से कई हजार गुने बड़े हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न से कई हजार गुने बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से देश के मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ी है, वंचितों की लड़ाई है, शोषितों की लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए देश के पिछड़ों को, दलितों को किसी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं देश के दलित पिछड़ों को बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात के बारे में हमें सोचना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, बहुजनों का राज कैसे आएगा, संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी, संसद से लेकर सड़क तक आपका राज कैसे रहेगा, डीएम कलेक्टर आपका कैसे होगा, इस बात पर विचार करने का। सर, राजेंद्र पाल गौतम जी कल कह रहे थे कि भारत रत्न मानवर काशीराम साहब और माननीय बहन जी को भी जरूरत है, उनको भी सम्मान देना चाहिए भारत रत्न से। तो क्या भारत रत्न मान्यवर साहब काशीराम जी को नहीं देंगे, और हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि भारत रत्न जो है ना कोई मायने नहीं रखता है साहब काशीराम जी के लिए। भारत रत्न से साहब काशीराम जी बहुत बड़े हैं, इसलिए हम सरकार से भीख नहीं मांगना चाहते। जब बहुजनों की सरकार आएगी हम खुद करेंगे ना अपने बहुजनों का सम्मान। हम इन लोगों से, मुट्ठी भर लोगों से क्यों सम्मान मांगे? हमें देने वाला बनना है। साहब काशीराम जी बता कर गए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि साहब काशीराम जी को भी सम्मान मिलना चाहिए, अरे इनसे आप कैसे सम्मान लेना चाहते हैं? ये तो साहब काशीराम जी के हत्यारे हैं। जिस समय साहब काशीराम जी हमें छोड़कर चले गए, इन लोगों ने लड्डू खाए थे उस दिन। हम जानते हैं मनुवादी लोगों ने लखनऊ और दिल्ली में बैठकर इन्हें पता था कि एक बहुजनों का एक ऐसा नेता चल बसा जो नहीं बिकने वाला था, जो न टूटने वाला था, तो इन लोगों ने तो लड्डू बांटे थे। तो इनसे कैसे सम्मान की उम्मीद करते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजनों की सरकार बनवाओ, अपने आप हमने महापुरुषों को सम्मान देंगे। जिस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी तो बहुजन महापुरुषों को हमने खुद सम्मान दिया है, बहन जी ने खुद सम्मान दिया है। तो इनसे कोई उम्मीद न की जाए, बहुजनों की सरकार बनाए, बहुजन मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना। सर, लास्ट जो सवाल था, आखिरी सवाल सर, उस पर बातचीत करेंगे। सर, लगभग कई पार्टियों ने अपनी समीक्षा मीटिंग भी कर ली है, कई पार्टियों ने अपने कई जो है कार्यकर्ता को और पदाधिकारियों को मैदान में उतार भी दिया है। क्या बसपा अभी तक अपने कोई पदाधिकारी को या फिर कोई प्रत्याशी को अब की बार तैयारी बड़ी चल रही है, क्योंकि अब की बार जो है ना भीम आर्मी का युवा जो है ना, अब की बार कमर तोड़ेगा उत्तर प्रदेश में। सर, आपको कहाँ से टिकट मिल रहा है इस बार? मुझे टिकट कहीं से भी मिले, मैं बहन जी का आशीर्वाद जहाँ से देगी मैं वहाँ से मिल देगी। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं भीम आर्मी जय हिंद संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संगठन के लोग जो तय करेंगे उस पर मैं काम करूँगा। संगठन के लोग कहेंगे लखनऊ में बैठना, मैं लखनऊ में बैठूंगा। संगठन के लोग कहेंगे मैं दिल्ली में, तो दिल्ली में बैठूंगा। लेकिन आदरणीय बहन जी हमारी देश की एक बड़ी नेता है, हमारा कर्तव्य ये बनता है उस नेता की बात को मानकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। अगर वो आदेशित करेंगे कि बच्चों तुम्हें यहाँ से ये काम करना है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर बहन जी आदेश और आशीर्वाद देती हैं तो निश्चित रूप से उसको मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। सर, अगर आप इजाज़त तो एक सवाल और सर रह जा रहा है पूछ लीजिए, क्योंकि पब्लिक का कमेंट बार बार आ रहा था उस सवाल को लेकर के। सर, आपसे मुलाकात आकाश आनंद जी से कई बार हो चुकी है और आकाश आनंद जी भी आपसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। सर, ये बताइए कि जो ग्रामीण के लोग हैं उनको, जो बड़ी जाति के लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग उन छोटी जाति, अब कहना पड़ता है सर, गांव में ऐसा चल रहा है, तो उनको कहते हैं कि राजनीति सबसे खराब है। हमारा युवा जो पढ़ लिख रहा है वो उसको भड़काने का काम हो रहा है कि राजनीति सबसे खराब है। तो क्या सर राजनीति वाकई में इतनी खराब है या फिर लोग उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति मोमेंट ये आगे ना कर पाएँ? देखिए, मैं पहले तो आप ये बताना चाहता हूँ कि जाति कोई भी ना कोई बड़ी है ना छोटी है। जी। बड़ा वो है जिसने देश के लिए काम किया है, और देश के लिए काम किसने किया है? वो बहुजन संतों महापुरुषों ने किया है, वो दलित पिछड़े आदिवासियों ने किया है, ये देश जानता है। सर, सवाल लेकिन उनका इतिहास को छुपाया गया। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे बहुजन संतों महापुरुषों के अनुयायी उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके इतिहास पे पड़ी हुई धूल को हटा रहे हैं। अब बात यह है कि आप लोगों ने जो कहा है कि राजनीति खराब है या अच्छी है, राजनीति में बता देना चाहता हूँ कि युवा इस भ्रम में न रहे कि राजनीति खराब है। ये बहुत स्टिक सवाल पूछा आपने। जब तक आपकी राजनीति नहीं होगी, आप कितने पढ़ लीजिए, क्या मेरे समाज में ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएट लोग नहीं है? क्या मेरे समाज में PhD होल्डर नहीं है? ये जो हमारे ओबीसी समाज के और दलित समाज के लोग यहाँ लखनऊ इको गार्डन में जो बैठे हैं, क्या अगर हमारी सरकार होती तो क्या इन भाइयों को मुझे इनको रोते हुए देखना पड़ता? क्या मैं इनको मेरी जो बहनें चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, क्या मैं इनको रोने देता? अगर हमारी सरकार होती, क्या इनको यहाँ इतनी ठंड में बैठना पड़ता? जिस ठंड में जो है ना व्यक्ति को रजी में भी बैठकर ठंड लगती है, क्या इन भाइयों को हम यहाँ बैठने देते? तो
इसलिए मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि भाई एक घर से एक नेता तैयार करना पड़ेगा। भीम आर्मी जय भीम संगठन ये संकल्प ले चुका है कि एक घर से एक नेता फायर ब्रांड निकालेंगे, दलितों से भी, पिछड़ों से भी, आदिवासियों से भी, जिससे कि कई करोड़ नेता ऐसे हमारे क्या नाम है इस देश के अंदर होंगे कि आप लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। सरकार किसी की आपका उत्तर नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।